अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पैथोफिजियोलॉजिकल असेसमेंट। हम किस तरीके से आपकी डिजीज़ को असेस करते हैं, जो आपकी लिवर में जितनी भी डिजीज़ेज होती हैं। अब इसको असेस करने का हमारे पास जो एक मेजर तरीका है वो है हिपैटिक ब्लड फ्लो के थ्रू। लेकिन क्योंकि हिपैटिक ब्लड फ्लो के थ्रू एक हेक्टिक टेक्निक है, हमें नहीं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हमारे पास इतनी टेक्निक्स अवेलेबल नहीं है। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम हिपैटिक ब्लड फ्लो वाला तरीका इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जितने भी क्लिनिशियंस हैं, फार्मासिस्ट हैं, वो सब क्या करते हैं, एम्पेरिकल एस्टिमेट लगा लेते हैं। अब ये एम्पेरिकल एस्टिमेट कैसे लगाते हैं कि जब हम लिवर फंक्शन का टेस्ट करते हैं, यानी LFTs करते हैं, तो उससे एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। या तो हम LFTs वगैरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं, या हम अपने पेशेंट को प्रॉपरली ऑब्जर्व करके उसके अंदर साइंस एंड सिम्टम्स को देखकर इस चीज़ को क्या है, एक एम्पेरिकल एस्टिमेट लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हिपैटिक ब्लड फ्लो को मेजर करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हमें डिफरेंट टेक्निक्स चाहिए, जैसे अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्निक्स हैं, बायोप्सी वगैरह भी होती है। लेकिन हम इसको रूटीनली करते नहीं हैं। हम करते क्या हैं, डायरेक्ट एम्पेरिकल एस्टिमेट लगा लेते हैं। ठीक है, उससे हमें बहुत करीब का अंदाज़ा हो सकता जाता है कि हिपैटिक इम्पेयरमेंट है कि नहीं। अब कुछ अप्रोचेज हैं, जिसमें से 2 अप्रोचेज हमारे पास आज डिस्कस कर रहे हैं। आपकी बुक में भी 2 ही अप्रोचेज डिस्कस किए हैं। एक है द चाइल्ड्स पग स्कोर, ठीक है, इसको चाइल्ड टॉर्केट पग स्कोर भी कहते हैं, और दूसरा है द मॉडल फॉर एंड स्टेज लिवर डिजीज मेल्ट। ठीक है, अब जो चाइल्ड पग है ये लेटेस्ट है, और जो चाइल्ड टॉर्केट स्कोर था ये जरा प्रीवियस था। ठीक है, चाइल्ड टॉर्केट के ही आगे काम को पर्ग ने इस्तेमाल किया और उसको फर्दर किया। अगर हम इस देखें, ये अप्रोच क्या है कि हम पेशेंट की कंडीशंस और उसके LFTs के ऊपर रखते हुए पेशेंट को क्या करते हैं, उसको स्कोरिंग देते हैं, और फिर उस स्कोर को प्लस कर देते हैं। हमें पता चल जाता है कि इसका इतना स्कोर है तो इसको हिपैटिक इम्पेयरमेंट है और हमें डोज में कमी लानी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके चार्ट्स आपकी बुक वाले देखें, ये हमारे पास चाइल्ड पग्स की क्लासिफिकेशन है। ठीक हो, की बात आप देखिए, इसमें क्या है, पैरामीटर्स क्या है, एसाइटीज, बिलीरुबिन, एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन, INR, इंसेफेलोपैथी, इन सारों के ऊपर इन्होंने पॉइंट्स असाइन किए हैं। एसाइटीज आपको पता है क्या होती है, ठीक हो ना, पानी का भर जाना पेट के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर। अगर एसाइटीज एब्सेंट है तो हम उसको 1 देंगे, अगर उसको स्लाइट है तो उसको 0.2 देंगे, और अगर उसकी मॉडरेट है तो हम उसको पॉइंट असाइन करेंगे 3। ठीक है, इसी तरह बिलीरुबिन और एल्ब्यूमिन का जो LFT में हमारे पास लेवल आ जाएगा, अगर वो लेस देन 2 होगा तो उसको 1 देंगे। ठीक हो के बाद फिर अगर उसका 2 होगा तो हम क्या करेंगे, उसका अगर बिलीरुबिन 2 से 3 है तो उसका स्कोर हो जाएगा 2, और अगर वो ग्रेटर देन 3 है तो उसका स्कोर 3 हो जाएगा। इसी तरह प्रोथ्रोम्बिन टाइम का भी और इंसेफेलोपैथी का भी। इस तरह हम देखते हुए क्या करते हैं कि एक पूरा पॉइंट स्कोरिंग का टेबल निकाल लेंगे। ठीक हो के बाद अब ये बात है पर्ग्स के हिसाब से, लेकिन इसके हिसाब से टॉर्केट के हिसाब से क्या था, उसमें हमने बिलीरुबिन, एल्ब्यूमिन, एसाइटीज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और न्यूट्रिशन, इन सब के ऊपर ग्रेडिंग की हुई थी, इनके ऊपर स्केलिंग की हुई थी कि हम उसको कौन सा ग्रेड करें। यहाँ पे हम पॉइंट्स देते हैं, यहाँ पे हम उसका ग्रेड देते हैं। ठीक हो की बात। अब बात करें इसकी फॉरन टोटल की, तो हमारे पास क्या है, ये ओवरऑल असेस करता है हिपैटिक इम्पेयरमेंट को, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर है। इसमें हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या चीज़ों को यूज़ करते हैं, टोटल बिलीरुबिन, सीरम एल्ब्यूमिन, INR, एसाइटीज, हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी। तो और पुराने ज़माने में यानी ग्रेडिंग वाले ज़माने में हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम और न्यूट्रिशन वगैरह यूज़ किया करते थे, अब ये यूज़ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये वेरियस फैक्टर्स की वजह से भी चेंज हो जाता है। तो एक मेथड ये है। दूसरा हमारे पास है मेल्ट। मेल्ट क्या है बेटे, मेल्ट है, ये भी एक स्कोरिंग का मेथड है। ठीक है, लेकिन इसमें हम 3 चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं, एक सीरम बिलीरुबिन, एक सीरम क्रेटिनिन और INR वैल्यू। ठीक हो के बाद अब इसको याद रखने के लिए आप एक निमोनिक याद रखना, BIC बिक। ठीक है, B फॉर बिलीरुबिन, I फॉर INR, C फॉर क्रेटिनिन। इन तीनों को हम यूज करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी हिपैटिक की जो इम्पेयरमेंट है वो कितनी सीवियर है। ठीक हो की बात। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक ये सारे स्कोरिंग और जितनी भी अप्रोचेज हैं, इसके बावजूद भी हम एग्जैक्ट कोरिलेट नहीं कर पाते कि ड्रग का बायोएबिलिटी का क्या इफेक्ट आएगा इन हिपैटिक इम्पेयरमेंट। हम एक अंदाजे के हिसाब से डोज को आधा कर लेते हैं, 1/4 कर लेते हैं, 1/10 कर लेते हैं कि ये ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी भी एग्जैक्ट कोई भी मेथड नहीं है। ये सिर्फ एस्टिमेशन के ऊपर है, एम्पेरिकल एस्टिमेशन के ऊपर। इसके अलावा कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं बेटा। हार्मोन्स हमने ये पहले भी मेटाबॉलिज्म में पढ़ा कि कुछ हार्मोन्स हमारे रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं। जैसे हाइपरथायराइड पेशेंट है अगर, तो उसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग बढ़ जाएगा। कौन कौन से, थियोफाइलिन, डाइजॉक्सिन, प्रोपेनोलोल का। हाइपोथायराइड है तो इसमें क्या होगा, इन्हीं ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा।
ठीक हो की बात। इसी की तरह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन डिक्रीजेज द हाफ लाइफ ऑफ थियोफाइलिन। इस आपके पास एक छोटा सा टेबल भी बना है कि किसकी प्रेजेंस में कौन सी वजह से उसकी मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज है वो है लिवर फंक्शन मार्कर्स एंड हेपेटिक मेटाबॉलिकल मार्कर्स। आपने क्लिनिकल में भी पढ़ा होगा, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, आपने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। ALT ASTs क्या होते हैं, इनकी नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं, ये सब आपको पता है, ठीक है। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है कि एक्यूट इंजरी में ALT AST की जो रेशियो आती है वो लेस देन 1 आती है, जबकि एल्कोहलिक हेपेटाइटिस में इसकी AST और ALT की वैल्यू मोर देन 2 आती है। अब आपके पास जो पहला सवाल आ रहा है कि वो सवाल ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट लिवर इंजरी एंड अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। आपने मुझे इसका आंसर बताना है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा ALT को पहले क्या कहते थे, ALT को SGPT कहते थे और AST को SGOT कहते थे, ठीक है। तो ये बात सवाल MCQ में पूछ लिया जाता है कि इनका प्रीवियस नाम क्या थे, ठीक है। इसके बाद अल्कलाइन फॉस्फेट है, आप कभी LFT की रिपोर्ट देखिए, उसमें AST होता है, ALT होता है, AP होता है, AP जिसको अल्कलाइन फॉस्फेट कहते हैं, ठीक हो गई बात। ये बहुत सारे टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। स्पेशली हम जब आप लोग मुझे बार बार रेजिडुअल फंक्शन में कार्सिनोमास के हवाले से कह रहे थे ना, तो कार्सिनोमास की डिटेक्शन के लिए अल्कलाइन फॉस्फेट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कार्सिनोमास में, ठीक हो गई बात। इसके बाद हम इसकी भी नॉर्मल मेरी 45 से लेकर 115 माइक्रो पर लीटर है। आपने इसकी वैल्यूज अच्छी तरीके से याद रखनी है, MCQs में पूछी जाती हैं। फिर बिलीरुबिन आ गया, ये सारी वैल्यूज आप पहले पढ़ चुके हैं। बिलीरुबिन 0 से लेकर 1 तक होना चाहिए। अब इसमें भी दो तरह का होता है, डायरेक्ट या कंजुगेटेड। डायरेक्ट 0 से लेकर 0.4 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए, ठीक है। कंजुगेटेड क्या होता है बेटा, जो वाटर सॉल्युबल है, वाटर के साथ मिल चुका है, कंजुगेशन हो गई है, वो वाटर कंजुगेटेड है, और जो नहीं मिला है, जो लिपिड के साथ है, वो अनकंजुगेटेड है, ठीक हो की बात। तो कॉन्जुगेटेड अच्छा, अब हो क्या सकता है बेटा, हाइपर बिलीरुबिनेमिया। ये क्या होता है बेटे, बिलीरुबिन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, ठीक हो की बात। तो ये भी दो तरह के हो सकते हैं, अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड। अगर वाटर सॉल्युबल कंजुगेशंस बने हैं तो क्या हो गया, ये आपका कंजुगेटेड होगा, और जो ये वाटर सॉल्युबल कंजुगेशंस होती है, इसी की वजह से हेपेटिक एक्सक्रीशन में डिफेक्ट्स आते हैं एज कंपेयर टू अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इन सब की आपने ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इन सब के आपने वैल्यूज बस याद रखनी है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम आपको पता है कोगुलेशन फैक्टर के लिए यूज करते हैं। इसका क्या होना चाहिए, 11.2 से लेकर 13.2 सेकंड्स के अंदर अंदर। क्या है कि आप प्रिक करते हैं, आपका खून जो है उसका थ्रोम्बिन बन जाना चाहिए 11 से लेकर 13 सेकंड के अंदर अंदर तक, ठीक हो की बात। अगर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, क्यों, अगर ये कम है तो क्या होता है, इसका मतलब है कि हमारे लिवर में मसला है। वो फैक्टर 8 के अलावा सारे कोगुलेशन, फैक्टर 8 के अलावा बाकी सारे कोगुलेशन फैक्टर आपके लिवर में बनते हैं, तो लिवर वो सही तरीके से नहीं बना पा रहा है। अब हेपेटिक इंपेयरमेंट एंड डोज एडजस्टमेंट। बेटा हमें सारी ड्रग्स को हेपेटिक इंपेयरमेंट में उनकी डोज एडजस्टमेंट के लिए नहीं चूज करना होता। कुछ ड्रग्स हैं जिनके लिए हेपेटिक इंपेयरमेंट में उनकी डोजेस को चेंज करना है। बाकी ये जो मैं 4-5 आपको बता रहा हूँ जिस कैटेगरी में आती हैं, इनके लिए अगर हेपेटिक इंपेयरमेंट है भी है तब भी हम इसकी डोज को एडजस्ट नहीं करेंगे। पहली ड्रग, द ड्रग इज एक्सक्रीटेड एंटायरली बाय रीनल रूट। ऐसी ड्रग जो पूरी की पूरी सिर्फ रीनल से निकलती हो, लिवर से उसका कोई लेना देना ना हो, तो इस ड्रग के लिए हम डोज एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, चाहे हमें लिवर की कोई भी डिजीज क्यों ना हो। फिर द ड्रग इज मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर टू अ स्मॉल एक्सटेंट लेस देन 20% with wide therapeutic range of a drug, so the modest impairment of the hepatic clearance will not lead to toxicity of the drug. ऐसी ड्रग जो सिर्फ लिवर में 20% या लेस देन 20% मेटाबोलाइज होती हो, उसके लिए उस ड्रग को भी हम डोज एडजस्ट नहीं करेंगे, चाहे लिवर में जितने भी मसाइल हो। फिर जो ड्रग गैसियस या वोलेटाइल हो उसके भी नहीं करेंगे, और बाकी सारे केसेस के अंदर भी हम डॉक्टर की इजाजत के हिसाब से जितना भी वो डोज में कमी करता है तो वो करेंगे। इसी के साथ हमारा हेपेटिक वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। कुछ ज्यादा नहीं था इसमें, छोटी छोटी बातें, मैक्सिमम मेजर पोर्शन आप क्लिनिकल में पढ़ चुके हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए, और इसकी जो वैल्यूज हैं वो आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, बस। बाकी सारी चीजें कोई खास मैटर नहीं करें, क्योंकि कोई खास हमारे पास इसमें प्रोसेस नहीं है, कोई खास हमारे पास इसमें ऐसी चीज नहीं है। हम अंदाजे से, मैंने कहा पूरे इस हेपेटिक एडजस्टमेंट, डोज एडजस्टमेंट का ताल्लुक सिर्फ एक लफ्ज पे खत्म होता है, एम्पेरिक एस्टिमेशन, ठीक है। हम एम्पेरिकली एस्टिमेट कर लेते हैं कि क्या क्या
हेपेटिक डिजीज हुई है, उसके लिवर की क्या कंडीशन है, ठीक है। और ये एस्टिमेशन हम किन बेसिस पे करते हैं, हम स्कोरिंग की बेसिस पे करते हैं, जो हमने 2 स्कोर्स के मेथड पढ़े, या आपके लिवर फंक्शन टेस्ट के ऊपर, और फिर हम क्या करते हैं, डोज में एडजस्ट कर देते हैं। और कौन कौन सी 4-5 ड्रग्स हैं जिनका एडजस्ट नहीं करते, जो रीनल रूट से जाएं, जिनको लिवर बहुत स्मॉल एक्सटेंट में मेटाबोलाइज करे, जो गैसियस या वॉलेटाइल हो, बस। अच्छा, इसके बाद स्टार्ट करते हैं रीनल डिजीज। ये भी आपकी शार्ट जल के 7th एडिशन के पेज 775 से 803 तक है। रीनल इंपेयरमेंट की बात करें, रीनल आपको पता है किडनी आपका एक जबरदस्त ऑर्गन है, क्या करता है, रेगुलेट करता है बॉडी फ्लूइड्स को, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट को, और ड्रग को एक्सक्रीट कराता है आपकी बॉडी के अंदर। इसकी इंपेयरमेंट हो जाएगी तो क्या होगा, फार्माकोकाइनेटिक ऑफ अ ड्रग इफेक्ट होगी, बिकॉज फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं, ADME, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन आपकी किडनी के थ्रू होती है, तो जाहिर बात है जब इसमें मसला कोई आएगा तो फार्माकोकाइनेटिक खराब हो जाएगी। फिर बहुत सारे कॉमन कॉजेज किडनी फेलियर्स के क्या हो सकते हैं, डिजीज, इंजरी या ड्रग इंटॉक्सिकेशन। हम इसको आगे भी देख लेते हैं। आप लोगों ने वैसे ये पढ़ा भी है ड्रग इंड्यूस रीनल डिसऑर्डर्स में कि एक्यूट रीनल डिजीज क्या होती है, एक्यूट रीनल फेलियर क्या है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। अब कॉजेज क्या क्या हैं, ये मुख्तलिफ कॉजेज हैं। पाइलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस क्या है बेटा, इन्फ्लेमेशन एंड डिटोरिएशन ऑफ पाइलोनेफ्रॉन्स। अब आपने मुझे बताने पाइलोनेफ्रॉन्स कौन कौन से होते हैं, आपका दूसरा सवाल है व्हाट इज पाइलोनेफ्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद फिर हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटस की वजह से होता है, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स की वजह से होता है, हाइपोवोलेमिया की वजह से होता है, सडन रिडक्शन होगा ब्लड फ्लो में, किडनी पे प्रेशर पड़ता है, रीनल इस्केमिया हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है, ठीक है। और नेफ्रो एलर्जेंस, आपने मुझे 2 एग्जांपल्स इसके अलावा, मलेरिया का नेफ्रोटॉक्सिक सीरम के अलावा आपने मुझे 2 नेफ्रो एलर्जेंस भी बताने हैं, कोई से भी कौन कौन से नेफ्रो एलर्जेंस होते हैं, ठीक है, जो एलर्जी कॉज करते हैं नेफ्रॉन्स में, हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन करवा देते हैं आपकी किडनी के साथ। तो ये कॉमन कॉजेज हैं। इसके बाद आ जाता है यूरेमिया। यूरेमिया आप लोगों ने पहले भी क्लिनिकल में पढ़ा है, बहुत चैप्टर क्लिनिकल से रिलेटेड है। इंपेयर्ड और रिड्यूस GFR हो या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, यूरेमिया कहते हैं। क्यों होता है, इसकी वजह क्या होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फ्लूइड या ब्लड नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, ठीक है। या तो ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस प्रोडक्ट की तादाद ज्यादा हो जाए या एक्सेसिव फ्लूइड हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कम हो जाती है। ये कॉज क्या करती है, ये 2 चीजें कॉज करती है। अगर आपकी यूरेमिया हो गया, आपको सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया हूँ, यूरेमिया क्या है, इंपेयर्ड और रिड्यूस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें ग्लोमेरुलस आपका फिल्ट्रेशन पूरी नहीं करता। अब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन नहीं कर रहा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस फ्लूइड हो जाएगा और आपकी ब्लड के नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो एक्सक्रीट आउट होने की बजाय, क्योंकि वो फिल्टर तो हो ही नहीं रहे, वो आपकी बॉडी ही के अंदर रहेंगे। अब इसके कॉजेज क्या हैं, कॉजेज क्या है, कोई एक्यूट डिजीज या ट्रॉमा हो जाए किडनी की तरफ, या ड्रग की ओवरडोज हो जाए, या ये ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है। आपने ड्रग इंड्यूस में पढ़ा होगा, एस इनहिबिटर्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड एंडसेट्स की वजह से भी हो सकता है, ठीक हो की बात। अब ये करेगा क्या बेटा, ये डिक्रीज कर देगा रीनल ड्रग एक्सक्रीशन। जब रीनल ड्रग एक्सक्रीशन कम होगी तो क्या होगा, हाफ लाइफ उसकी बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली ये किस पे इफेक्ट करेगा, उसकी एक्सक्रीशन के ऊपर। सो ये बात होगी यूरेमिया की। आगे थोड़ी सी और इसकी बात कर लेते हैं। अब यूरेमिया कैसे इफेक्ट कर सकता है अनएक्सपेक्टेड वे में। एक तो यूरेमिया आपको पता चल गया कि ये ड्रग को डिस्टर्ब करेगा, उसकी एक्सक्रीशन इफेक्ट करेगा। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी आपको खराब कर देगा, ठीक है। के बाद कुछ पीएच का भी फर्क आ जाएगा। जब पीएच का फर्क आ जाएगा तो ड्रग जो एसिडिक या बेसिक हैं, पीएच में एक्सक्रीट आउट होती है, उनके ऊपर भी इफेक्ट आएगा। तो अल्टीमेटली ड्रग्स का फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, एसिडिक जगह बेसिक्स हो जाएंगी, ठीक है। बाद जो ड्रग एसिडिक में अब्जॉर्ब होती थी वो बेसिक अब जगह होने की वजह अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, उसका फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है बात। तो इसी तरीके से ये खाली हर एक प्रोसेस पे इफेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी और एलिमिनेशन पे भी। इसकी वजह से क्या हो सकता है, ये टॉक्सिक, थेरेप्यूटिक और टॉक्सिक दोनों रिस्पॉन्स दे सकता है, ठीक होगी बात। इसके बाद हमारे पास है फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशन, मतलब यूरेमिया के अंदर हमें कौन कौन सी फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशन को ध्यान में रखना चाहिए। पहली बायोअवेलेबिलिटी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और ड्रग क्लियरेंस, इन्हीं को दें। हम बारी बारी इसको देख लेते हैं। बायोअवेलेबिलिटी का, अगर पेशेंट सिवियर यूरेमिया का पेशेंट है, उसमें ओरल बायोअवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है।
क्यों डिक्रीज होगी ऑरल बायोअवेलेबिलिटी? क्योंकि जीआईटी की मोर्टेलिटी और पीएच बढ़ गया है बहुत ज्यादा। ठीक है, यूरेमिया क्या है बेटा? एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपके बॉडी से फिल्ट्रेशन कम हो रही है, फिल्ट्रेशन कम हो रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सेस फ्लूइड बॉडी के अंदर हो जाएगा और एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आपकी बॉडी के अंदर हो जाएंगे। ठीक हो गई बात? तो क्या होगा, ज्यादा पानी की वजह से जीआईटी की मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, जीआईटी में पानी पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा, और अमोनिया जो है वो सारे क्या है, बेसिक प्रोडक्ट हैं। तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ आपके पीएच के अंदर भी चेंज आएगा, जिसकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग या डायरिया होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑरल बायोअवेलेबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी। फिर आपके क्योंकि जीआईटी में इंटेस्टाइन के हिसाब से सारी चीजें, उसकी मोर्टेलिटी खराब है, मेसेंट्रिक ब्लड फ्लो भी अल्टर्ड हो जाएगा। इसी वजह से बहुत सारी जो ऑरल लेकिन यहाँ पे क्या एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा कि जो ऑरल बायोअवेलेबिलिटी है ड्रग्स की, जो फर्स्ट पास इफेक्ट शो करते हैं इंटेस्टाइन में या लिवर के अंदर, उनका क्या हो जाएगा, उनका इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा अगर रीनल इंपेयरमेंट है। इसमें हमारे पास कॉमन एग्जांपल है प्रोपेनॉल। आपको याद होगा तो हमने पढ़ा इसका फर्स्ट पास इफेक्ट दो जगह से आता है, कहाँ है, लिवर से भी और इंटेस्टाइन में भी। तो क्या होगा, इंटेस्टाइन में ये क्या करेगी, इंटेस्टाइन तो कॉम्प्रोमाइज हो गया एक तरह से। क्यों? क्योंकि यूरेमिया का पेशेंट था, यूरेमिया की वजह से क्या होगा, एक्सक्रीशन हो नहीं रही पानी की एक्सक्रीशन नहीं हो रही, तो बॉडी में पानी ज्यादा है तो क्या होगा, मोर्टेलिटी ज्यादा है, मोर्टेलिटी ज्यादा, तो इंटेस्टाइन अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। तो इंटेस्टाइन के एंजाइम्स जिसने प्रोपेनॉल को क्या करना था, मेटाबोलाइज करना था, वो कर ही नहीं पाएगा इसको। तो क्या होगा, अब इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो याद रखिएगा, ओरल बायोअवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग विच इज अफेक्टेड बाय द मेटाबॉलिज्म इन इंटेस्टाइन, द concentration of these drugs can increase with renal impairment. इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि यूरेमिया क्या है, रिड्यूस्ड और इंपेयर्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। जब आपकी फिल्ट्रेशन नहीं कम होगी तो क्या होगा, फ्लूइड बढ़ जाएगा, बॉडी में पानी की तादाद बढ़ जाएगी और नाइट्रोजनस वेस्ट भी बढ़ जाएंगे। अब जब पानी की तादाद बढ़ गई है तो आपके पास टोटल बॉडी वाटर बढ़ गया है। अब बात डिपेंड करने लगेगी ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर। अब प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जो है वीक ड्रग की यूरेमिक पेशेंट में डिक्रीज हो जाती है, लेकिन वीक बेसिक ड्रग की लेस इफेक्टिव रहती। क्यों? ये सवाल आपने मुझे सोच के बताना है। आपने प्रोटीन बाइंडिंग बड़ा डिटेल में पढ़ा है, तो आपका जवाब मेरी बातों ही में कहीं छुपा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूरेमिया है जिसमें एक्सेस बॉडी फ्लूइड हो जाता है, एक्सेस बॉडी फ्लूइड के साथ साथ एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है। तो एसिडिक ड्रग की यूरेमिक पेशेंट में क्या होगी, डिक्रीज होगी, लेकिन वीक बेसिक ड्रग लेस इफेक्टिव रहेंगी। याद रखिएगा। अब इस जवाब आपने मुझे ढूंढ के सोच के बताना है, वैसे मैंने जवाब इन्हीं में छुपा हुआ है। इसके बाद ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग के कम होने की वजह से क्या होगा बेटा, प्रोटीन बाइंडिंग कम हो गई है। अब प्रोटीन बाइंडिंग कम हो गई तो क्या होगा, आपकी ड्रग ज्यादा अवेलेबल है, ज्यादा अवेलेबल है तो क्या है, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, उसका वीडी बढ़ जाएगा। वीडी बढ़ेगा, वीडी बढ़ जाएगा तो आपकी हाफ लाइफ बढ़ जाएगी, हाफ लाइफ बढ़ जाएगी तो क्या हो गया, आपकी एक्सक्रीशन कम हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह बढ़ रहा है, आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अब डिपेंड करेगा ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर, क्योंकि बॉडी में वाटर की तादाद, टोटल बॉडी वेट बढ़ गया, टोटल वाटर वेट जो है बॉडी का वो बढ़ गया, अमाउंट है हमारे पास, अब डिपेंड करेगा ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर। लेकिन जो वीक एसिडिक ड्रग्स हैं वो डिक्रीज होंगी उनकी प्रोटीन बाइंडिंग, जबकि वीक बेसिडिक ड्रग वो लेस इफेक्टिव होंगी। ठीक है, अब जब डिक्रीज हो गया ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग में, प्रोटीन ड्रग के साथ बाइंड नहीं हो रही है, तो ड्रग अवेलेबल है आपके किधर, आपकी प्लाज्मा के अंदर, यानी वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। जब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो नेट एलिमिनेशन, हाफ लाइफ भी उसकी बढ़ जाएगी और इन द रिजल्ट एक्सक्रीशन उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, और इसका क्या एक और नुकसान भी हो सकता है बेटा, एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबोलाइट्स। इस क्योंकि मेटाबोलाइट्स निकलने रहे हैं तो क्या होगा, वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे और नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है। अब मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन पे क्या होगा, वही सारी बात दोबारा रिपीट होगी कि अच्छा बहुत सारी हमारे पास ड्रग भी हैं जो मेटाबोलाइज होते हैं किडनी के अंदर, जैसे कॉर्टिसोल, विटामिन डी, इंसुलिन और अदर्स, वो इंपेयर्ड हो जाएंगी। फिर मैंने भी बताया कि फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा और लीड करेगा, इंक्रीज हो जाएगा, कुछ का इंक्रीज हो जाएगा और कुछ का डिक्रीज हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की बहुत सारी साइट्स होती हैं, खाली लिवर नहीं होता, इंटेस्टाइन भी वगैरह भी होता है।
इसके अलावा टोटल बॉडी क्लियरेंस ऑफ अ ड्रग इन यूरेमिक पेशेंट इज रिड्यूस्ड बाय आइदर अ डिक्रीज इन जीएफआर और पॉसिबली एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब ये वाली बात थोड़ी सी समझने वाली है कि जो टोटल बॉडी क्लियरेंस है ड्रग का वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? आपको भी पता चल गया कि क्यों कम होगा बेटा, क्यों? ड्रग बाहर निकल रही थी पानी के साथ, ठीक होगी बात। अब क्या होगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो ही नहीं रही है, तो क्या हो रहा है, पानी भरता जा रहा है। तो ड्रग फिल्ट्रेशन ना होने की वजह से ड्रग बॉडी से क्लियर आउट ही नहीं होती पा रही है। जब क्लियर आउट ही नहीं हो रही है तो बॉडी के अंदर रह रही है, बॉडी के अंदर रह रही है तो क्या हो रहा है, जब फिल्ट्रेशन हो ही नहीं रही है तो जीएफआर रिड्यूस हो जाएगा, ठीक होगी बात। और इसके साथ साथ क्या होगा, आप जब ये रिड्यूस हो जाएगा है तो इसकी वजह से क्या होगा, सिक्रीशन ज्यादा होने लगेगी और हेपेटिक क्लियरेंस कम होने लगेगी। कंफ्यूज ना तो होइएगा, फिर से समझा देता हूं कि यूरेमिक पेशेंट में हो क्या रहा है। यूरेमिक पेशेंट है जिसमें इंपेयर्ड है हमारे पास ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कम हो रही है, ठीक होगी बात। अब हमारी ड्रग की क्लियरेंस होनी है, लेकिन क्लियरेंस कैसे होगी कि अब जब इंपेयर्ड है फिल्ट्रेशन तो क्या होगा, ड्रग बार बार वहीं पे घूमती रहेगी, आपकी प्लाज्मा में ज्यादा रहेगी, ठीक होगी बात, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जीएफआर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन कम आएगा, ठीक होगी बात। और इसी के इफेक्ट की वजह से जब एक इफेक्ट कम हो गया है तो इसी की वजह से हिपैटिक क्लियरेंस भी कम हो जाएगी, ठीक होगी बात। अब बहुत सारी गाइडलाइंस वगैरह भी इसके लिए कहती है कि कौन कौन से ड्रग्स यूज करने चाहिए। आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट हफ्ता पढ़ेंगे कि इसकी क्या क्या जनरल अप्रोचेस होती हैं। थैंक यू।